बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने ये याद कर लिए होंगे। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में मैं रिपीट करता चलूं कि हमने पढ़ा था कि दो अकाउंट ऐसे होते हैं जो कि एक्सपेंस और एसेट का अकाउंट है। जब ये अकाउंट इंक्रीज करते हैं, इनमें इजाफा होता है, तो ये डेबिट होते हैं। मींस ये लेफ्ट साइड पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। और जब इन अकाउंट्स में कमी होती है, यानी ये डिक्रीज होते हैं, तो ये इनको क्रेडिट किया जाता है। मींस ये राइट साइड पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। और तीन अकाउंट ऐसे हैं, इनकम, लायबिलिटी और इक्विटी। जब इनमें कमी होती है तो ये डेबिट किए जाते हैं, और जब इनमें इजाफा होता है तो ये क्रेडिट किए जाते हैं। ये रूल्स अगर आप लोगों ने याद कर लिए ना, तो आपके लिए 50% काम जो है ना, एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, वो आप कर लोगे। उसके बाद जो बाकी का 50% काम है ना, वो मैं आपको आज करवाने जा रहा हूँ। अगर ये बाकी का 50% भी आपने कर लिया, तो फिर आप 100% एक ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के काबिल हो जाएंगे। ये है वो दूसरा काम। यहाँ पे आपको सामने इनकम अकाउंट, एक्सपेंस, इक्विटी, एसेट और लायबिलिटीज अकाउंट, ये सब अकाउंट्स मैंने एक ये पूरी लिस्ट बना दी है कि शाज़ो नादिर यही सारे अकाउंट हैं जो कि आपको आपके क्वेश्चन में एग्जाम के नज़र आएंगे। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई एक आधा अकाउंट नया आ गया तो उस टाइम हम उसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मोस्टली यही अकाउंट आपको अपने एग्जाम पेपर में नज़र आएंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनकम अकाउंट को। इनकम अकाउंट के अंदर कौन कौन से सब अकाउंट्स होते हैं जो कि ओपन किए जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में? सबसे पहले है सेल्स अकाउंट। एक एक करके मैं इसका सबका ब्रीफ भी आपको करूंगा, थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में कि ये होते क्या है असल में। सेल्स अकाउंट या रेवेन्यू अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है, आप जिस चीज़ का, जिन गुड्स का या जिन सर्विसेज का आप बिजनेस कर रहे हैं, जब उनसे आपको इनकम आती है तो आप उसको सेल अकाउंट में बुक करते हैं या रेवेन्यू अकाउंट में बुक करते हैं। ये आपके बिजनेस की मेन, जो आपका मेन बिजनेस होता है जिसमें आप डील कर रहे होते हो, ये वो उस से जो आपको अर्न किया होता है आपने, वो वाला रेवेन्यू आप इसमें रिकॉर्ड करते हो। दूसरा है गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। आपके पास एक एसेट था जिसका वो एसेट था आपका, वो आपकी गुड्स नहीं थी। ये फर्क को समझना है। एसेट था आपके पास, कार थी या लैंड थी या बिल्डिंग थी, उसकी बुक वैल्यू थी 10,000 रुपये। आपने वो चीज सेल कर दी 12,000 रुपये की, 2,000 रुपये का आपको गेन हो गया। तो इस गेन को, ये आपके बिजनेस का मेन मेन जिसका जो प्रोडक्ट है ना, मेन प्रोडक्ट, उससे आपको ये रेवेन्यू नहीं हासिल हुआ। तो इसको आप सेल अकाउंट में एंटर नहीं करते, बल्कि इसके लिए हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। इसमें ये एंटर किया जाता है। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड। आपने चीज़ें सेल की, सॉरी, आपने चीज़ें परचेज की। परचेज पे आपको जब आपने पेमेंट करनी थी, तो आपके सप्लायर ने आपको कहा कि आपने पेमेंट करनी थी 30 दिन में, अगर आप 15 दिन में ये पेमेंट मुझे कर देते हैं ना, तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। तो आपने 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दी, ये डिस्काउंट आपको रिसीव हो गया, तो ये आपकी इनकम है। मिसलीनियस इनकम। मिसलीनियस इनकम एक ऐसा अकाउंट है जिसमें कि आप
मिसलेनियस इनकम को आप इस तरह से समझ लें कि ये एक ऐसा रेवेन्यू अकाउंट होता है जो कि आपके जो कि किसी अकाउंट में जो रेवेन्यू प्राइमरी रेवेन्यू कैटेगरीज होती है ना आपकी, उसमें ये फिट नहीं होता। मींस कि ये उन सोर्सेज से आता है, या मिसलीनियस इनकम रिप्रेजेंट करता है टिपिकली कि ये एक वन टाइम या इनफ्रीक्वेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू से आता है रेदर देन रेगुलर। एक दफा हो गया कोई एक चीज, कहीं से रेवेन्यू आ गया, इकट्ठा हो गया, कोई पड़े हुए थे आपके पास, रद्दी पड़ी हुई थी, सेल कर दी, वहां से रेवेन्यू आ गया। यानी कि ये आपकी नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो होती हैं, जो आपकी मेन बिजनेस की एक्टिविटीज नहीं होती, कोर ऑपरेशन से ये रिलेट नहीं कर रहा होता। तो ऐसी जितनी भी रेवेन्यू स्ट्रीम्स, इसकी मिसाल ऐसे है कि कहीं से आपको कहीं एक दफ़ा या दो दफ़ा जो है वो इंटरेस्ट की इनकम हो गई, कहीं से आपको एक दो दफ़ा जो है वो रेंटल की इनकम हो गई, या कोई रीइंबर्समेंट्स छोटी मोटी सी आ गई, या छोटी मोटी सी कोई फीस जो कि रेगुलर नेचर की नहीं है वो कलेक्ट हो गई। तो इस तरह की आप सारी इनकम जो है अपनी मिसलीनियस इनकम में बुक करते हैं। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न्स। जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस किया सेल्स को, कि ये आपके बिजनेस की कोर एक्टिविटीज जो हैं, मेन बिजनेस एक्टिविटीज जो हैं, उससे जो रेवेन्यू होता है वो आप सेल्स में बुक करते हो। अगर वो रेवेन्यू आपका किसी वजह से रिफंड होता है, कस्टमर को आपने चीज़ें सेल की, वो किसी क्वालिटी की वजह से या क्वांटिटी की वजह से या लेट डिलीवरी की वजह से उसने चीज़ें रिटर्न कर दी, या उसको चीज़ें अब मज़ीद रिक्वायर्ड नहीं थी, तो उसने वो चीज़ें रिटर्न कर दी और आपने वापस ले भी ली। तो एससी रिटर्न जो है उसको आप, ये कॉन्ट्रा अकाउंट होता है एक्चुअली, जो कि आपकी सेल्स में से आप लेस करके अपनी नेट सेल्स निकालते हो। मींस आपने सेल की 10,000 की, उसमें से सेल्स रिटर्न आपको हो गई 2,000 की, तो आपकी जो नेट सेल्स है वो 2,000 कॉन्ट्रा हो के, तो आपकी नेट सेल्स 8,000 की आएंगी। इस तरह से आगे इंटरेस्ट इनकम होती है, आपको बैंक से इंटरेस्ट आता है या प्रॉफिट आता है, उसको आप इस अकाउंट में बुक करते हो। रेंटल इनकम आ जाती है, कोई आपको रेगुलर नेचर की आ रही है। इसी तरह से आपने कोई अपनी ऑफिस की जो प्रॉपर्टी है वो रेंट की हुई है, तो उधर से आपको रेगुलर रेंटल इनकम आ रही है, उसको आप रेंटल इनकम में बुक करते हो। फिर डिविडेंड इनकम, अच्छा डिविडेंड इनकम को यहाँ पे समझना है कि ये वो डिविडेंड इनकम है जो कि आपने दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है, शेयर्स खरीदे हुए हैं, और वहां से आपको डिविडेंड आ रहा है, तो वो आप अपने इनकम अकाउंट में बुक करेंगे। फिर रॉयल्टीज हैं। आपने जो है वो आपको पेटेंट्स का या कोई आपने इस तरह का कोई फार्मूला किसी को दिया हुआ है, उससे आपको रॉयल्टी आ रही है, तो आप यहाँ पे बुक करेंगे। फिर कमीशन इनकम है, आपको कहीं से कमीशन रिसीव होती है तो आप उसको कमीशन अकाउंट में बुक करेंगे। फिर फी इनकम है, रेगुलर नेचर की कोई आपको फी रिसीव हो रही है तो आप उसको फी अकाउंट में बुक करेंगे। ये थे आपके सारे इनकम के अकाउंट। अब नेक्स्ट है आपके एक्सपेंस के अकाउंट कौन कौन से होते हैं या हो सकते हैं। इसमें आ गया आपके जो ऑफिस है उसका रेंट हो सकता है। फिर आप ऑफिस के लिए स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं, आपकी ट्रैवलिंग कन्वेंस आने जाने का खर्चा, ये वो बिजनेस के, ये सारे इसमें आएंगे। फिर परचेजेस, आप रीसेल पर्पस के लिए जो चीज़ें खरीदते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि परचेज में वही चीज़ें आएंगी, वही एक्सपेंसेस आएंगे परचेज के, जो आपके मेन बिजनेस की एक्टिविटीज़ में शामिल होती हैं। यानी कि जो चीज़ें आप खरीदते हो उनको बेचते हो, फिर खरीदते हो फिर बेचते हो, फिर खरीदते हो फिर बेचते हो, वो आपकी परचेजेस कहलाती हैं, यानी वो आपकी मेन कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो वो सारी आपकी परचेजेस में आएंगी। और फिर टेलीफोन के एक्सपेंसेस, फिर कार रिपेयर के एक्सपेंस, ये सारे आपके। अच्छा, ये कार रिपेयर के एक्सपेंस में मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि एक है कार और दूसरा है कार रिपेयर। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, जो कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डील करता है, यानी फिक्स एसेट्स को डील करता है,
उसमें उसकी डेफिनेशन ये है, किसी भी एसेट के किसी भी आइटम के एज ए एसेट क्वालिफाई करने के लिए, कि उसकी जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो फ्लो करेंगे एंटिटी को, और एसेट की जो लाइफ है वो होगी मोर देन 12 मंथ्स। तो कार जो है उसकी लाइफ अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 साल या 20 साल भी होती है। तो लेकिन जो कार पे उसकी मेंटेनेंस के, उसके रिपेयर के एक्सपेंसेस होते हैं, वो आपके एसेट में शामिल नहीं होते। उसको आप अपने बिजनेस में से एक्सपेंस आउट करते हो, क्योंकि वो रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं। वो हर एक, जैसे गाड़ी ने चलना है तो उसकी जैसी रीडिंग पूरी होगी, उसको मेंटेनेंस की जरूरत है, उसको ऑयल चेंज होना है, फिर रिपेयर होनी है उसने, उसके ब्रेक्स वगैरह, ब्रेक ऑयल वगैरह चेंज हो सकता है, फिर छोटा मोटा रिपेयर का काम, पंचर का हो सकता है, या फिर कोई पेंट वगैरह उतर गया तो वहां पे आपने उसको करवाया ठीक। तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं कार के, वो सारे एक्सपेंस अकाउंट में आते हैं, वो एसेट में नहीं हम लेते। फिर बिजनेस की आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, उसके मार्केटिंग के अलग एक्सपेंसेस, फिर बिजनेस के इलेक्ट्रिसिटी, जिस जगह पर आप ऑफिस है आपका, उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फिर आपके स्टाफ की सैलरीज, फिर आप जो इनकम टैक्स पे कर रहे हो अपने प्रॉफिट्स पे, इनकम टैक्स पे होता है प्रॉफिट्स पे, तो वो एक्सपेंस, फिर डिस्काउंट अलाउड आपने, अच्छा पहले हमने पढ़ा डिस्काउंट रिसीव्ड, अब हम पढ़ रहे हैं डिस्काउंट अलाउड। आपने चीजें बेची एक कस्टमर को, और उसको आपने क्रेडिट पीरियड दिया 30 दिन का। आपने उसको कहा कि अगर आप मुझे 15 या 20 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे ना, तो मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा। तो ऐसा जो डिस्काउंट है वो आपका डिस्काउंट अलाउड होगा, और आप उसको अपने एक्सपेंस अकाउंट में लोगे। फिर यूटिलिटी बिल्स में इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, इस तरह के सारे बिल्स आ जाते हैं। फिर सप्लाईज, ऑफिस की जो सप्लाईज होती हैं छोटी मोटी, वो सारी इसमें आ जाती हैं। फिर मिसलीनियस एक्सपेंसेस, जिससे हमने मिसलीनियस इनकम पढ़ा, बिल्कुल वैसे ही मिसलीनियस एक्सपेंसेस हैं, कि जो किसी एक खास कैटेगरी में फिट नहीं होते, जो आपकी प्राइमरी मेन कैटेगरीज होती हैं एक्सपेंस की, उसमें फिट नहीं होते। तो छोटे मोटे जो नॉन रिकरिंग नेचर्स के एक्सपेंसेस होते हैं, और नॉन ऑपरेशनल से जो रिलेट करते हैं, वो आप इस अकाउंट में बुक कर लेते हैं। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इनकम अकाउंट में हमने पढ़ा था गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, अब हम पढ़े हैं यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। इसका मतलब ये है कि आपकी कार थी जिसकी वैल्यू थी 2 लाख रुपए, आपने वो कार 1.5 लाख में सेल कर दी, जिसकी बुक वैल्यू थी 2 लाख, सेल आपने कितने की 1.5 लाख की। 50,000 का आपको लॉस हो गया, तो वो लॉस आप इस अकाउंट में बुक करोगे। फिर जैसे जैसे आप एसेट को यूज करते हो, ये पूरा एक चैप्टर आपका डेप्रिसिएशन का है जो कि आप आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप एसेट को यूज कर रहे होते हो, तो उसकी लाइफ में कमी वाकया हो रही होती है, तो उस कमी को आप, उस वियर एंड टीयर को आप डेप्रिसिएशन कहते हो। तो वो डेप्रिसिएशन जो उसकी लाइफ में कमी को हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो इस अकाउंट में आता है। फिर परचेजेस रिटर्न बिल्कुल सेल्स रिटर्न का उल्ट है, ये भी कॉन्ट्रा अकाउंट है, परचेजेस में से लेस होता है। इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस जो आपके बैंक पे आपको पे करने पड़ रहे होते हैं, या इंटरेस्ट के चार्जेस आप कहीं पे कर रहे होते हो, तो वो यहाँ पर आते हैं। बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसका मतलब ये है, बैड डेट्स, आपने किसी को चीजें सेल की, सेल करने के बाद 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, वो बंदा ही बिजनेस बंद करके कहीं ना कहीं चला गया। ये आपका, आपको पता चल गया कि ये पैसे अब मेरे रिकवर नहीं होने, वो आपका एक्चुअल बैड डेट हो गया। लेकिन अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, उसकी बेसिस पे जो प्रोविजंस बुक की जाती हैं। अब मैं आपको प्रोविजन का, एक तो आपको एक्चुअल बैड डेट का बता दिया, प्रोविजन ऑफ बैड डेट का बताता हूँ। कि एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है जिसकी बेसिस पे वो कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये पैसे जो मैंने सेल किए हैं, वो मुझे हो सकता है ना मिले, मिल भी सकते हैं लेकिन हो सकता है ना मिले, तो जो पोटेंशियल आपके लॉसेस भी हो रहे होते हैं ना, आप उन पोटेंशियल लॉसेस को भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट फॉर करते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। हाँ, और इसकी दूसरी चीज आपको मजे की ये बताऊं, कि आप अपने पोटेंशियल इनकम को अकाउंट फॉर नहीं करते। आप अपने पोटेंशियल इनकम को अकाउंट फॉर नहीं करते, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपने पोटेंशियल लॉसेस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना होता है। तो ये प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स
एक प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं कि हो सकता है कि मैंने कोई लाख रुपए की सेल की है तो मुझे शायद 5,000 रुपया जो है वो रिकवर हो सकता है ना हो, तो मैं उसकी एक प्रोविजन क्रिएट कर लेता हूँ, अपना एक्सपेंस बना लेता हूँ। हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ये वो सब के एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं इक्विटी अकाउंट की तरफ। इक्विटी अकाउंट कौन से अकाउंट आते हैं इसमें? इसमें कैपिटल अकाउंट आता है। कैपिटल मैंने आपको बताया था कि ओनर जो सरमाया लगाता है बिजनेस में, वो इन काइंड भी हो सकता है, वो कैश की सूरत में भी हो सकता है। इन काइंड मतलब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, या कार, या फिर इक्विपमेंट, किसी भी सूरत में वो लेकर आ सकता है अपना कैपिटल, तो वो यहाँ पर बुक करते हैं। फिर ड्राइंग। ड्राइंग असल में कैपिटल का आप कह लें कि है, कैपिटल में से लेस होती हैं उसकी, चूंकि वो अपने पर्सनल यूजेस के लिए ड्राइंग्स कर रहा होता है। तो पर्सनल यूजेस के लिए जो बिजनेस और ओनर जो हैं वो चूंकि सेपरेट एंटिटीज हैं, इसलिए जो भी चीज़ें वो अपने पर्सनल यूजेस के लिए बिजनेस में से निकालेगा तो वो उसके कैपिटल में से लेस होती हैं। फिर रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स का मतलब है जो कि प्रॉफिट्स उसने कमाए होते हैं वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं बिजनेस में, तो वो रिटेन अर्निंग्स वो इक्विटी का पार्ट है। फिर कॉमन स्टॉक, ये शेयर्स आ जाते हैं। अब दो किस्म के स्टॉक होते हैं, एक कॉमन स्टॉक होता है, एक प्रेफर्ड स्टॉक होता है। इसको आप ये लिमिटेड कंपनीज में यूज़ होते हैं, प्राइवेट कंपनीज में इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। इस और आपके कंपनी अकाउंट्स आई थिंक हैं भी नहीं, आपके सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के अकाउंट होंगे। तो अगर कॉमन स्टॉक का कहीं जिक्र हुआ आपके किसी क्वेश्चन में तो फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बाकी आगे है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल आपने एक तो पहले प्राइम इनिशियल कैपिटल लगाया, फिर आपको ज़रूरत महसूस हुई कि अब बिजनेस को मेरे ग्रो करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए मुझे मज़ीद पैसे इसमें लगाने चाहिए, तो एडिशनल कैपिटल जो आप लगाते हैं वो भी आपके इक्विटी का पार्ट बन जाता है। इसके बाद है आपका डिविडेंड अकाउंट। ये जो हमने डिविडेंड पढ़ा था इनकम अकाउंट में, वो मैंने आपको बताया था कि जो आपने दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की होती है, ये उस पे जो आपको डिविडेंड मिल रहा होता है, ये इनकम अकाउंट में हम वो लेते हैं। लेकिन इक्विटी अकाउंट को कौन सा डिविडेंड इम्पैक्ट करता है, ये असल में इक्विटी अकाउंट होता नहीं है। ट्रेडिशनली डिविडेंड जो है, डिविडेंड इस तरह होता है कि जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना कंपनी कोई, तो वो डिविडेंड आपके जो कैपिटल है उसको रिड्यूस कर देता है। जो आपकी अर्निंग्स है, रिटेन अर्निंग्स है, उसको रिड्यूस कर देता है। और ये आप और जब ये रिटेन अर्निंग को रिड्यूस करता है तो रिटेन अर्निंग आपकी इक्विटी का पार्ट होती है, तो वो इक्विटी के सेक्शन को इम्पेक्ट कर रहा होता है जो कि बैलेंस शीट में आ रही होती है, तो इसलिए हम इसको, मैंने यहाँ पे इक्विटी में लिख दिया है। वैसे ट्रेडिशनली इट इज नॉट एन इक्विटी अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एसेट्स अकाउंट। अब एसेट्स अकाउंट में, एसेट मैंने आपको बताया था जो कि आपके बिजनेस की ओनरशिप में चीज़ें होती हैं, पोजेशन में होती हैं, जिनको आप कारोबार की सरगर्मियों में यूज़ करते हैं, वो तमाम चीज़ें आपकी एसेट्स कहलाती हैं, जिसमें कार आ जाती है। कार आप यूज़ कर रहे हैं, यानी कोई आपका अगर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो एज ए डिलीवरी ट्रक्स आप उसको यूज़ कर रहे हैं, या आपने दूसरी छोटी गाड़ियां रखी हुई हैं जो कि आपकी आमदोरफ्त में इधर उधर ट्रैवलिंग में इस्तेमाल करते हैं बिजनेस पर्पजेज के लिए, तो वो आपका बिजनेस का एसेट होती है। फिर कैश अकाउंट, आपका आपके पास कोई कैश इन हैंड पड़ा हुआ है तो आपका एसेट अकाउंट है। फिर आपके जो बिजनेस कि कोई लैंड आपने खरीद के रखी हुई है, या कोई बिल्डिंग आप जिसमें अपना कारोबार कर रहे हैं, या उसके अलावा कोई बिल्डिंग आपके पास है जो कि इस बिजनेस की मलकियत में है, तो वो आपका एसेट अकाउंट है। फिर बैंक अकाउंट जितने भी होंगे आपके एसेट अकाउंट होंगे। डिलीवरी ट्रक, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका अगर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो जो आपके डिलीवरी ट्रक्स हैं वो आपके बिजनेस का एसेट है। फिर आप जब चीज़ें सेल करते हो, अब ये आ गया डेटर्स या अकाउंट्स रिसीवेबल्स, ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। डेटर्स, जब आप चीज़ें अपने कस्टमर्स को सेल करते हो क्रेडिट पे, तो आपका डेटर अकाउंट क्रिएट होता है कि आपने किसी फ्यूचर डेट पे उनसे पेमेंट रिसीव करनी होती है, तो ये आपका एसेट अकाउंट है।
फिर आपने किसी को लोन दिया, वो आपने फ्यूचर डेट पे रिसीव करना है, वो आपका लोन रिसीवेबल है। फिर फर्नीचर आपके कारोबार में जो आपने बैठने के लिए ये जो सारा फर्नीचर रखा हुआ है वो आपका एसेट है। फिर इक्विपमेंट जितना भी पड़ा हुआ है वो सारा आपका एसेट है। प्रीपेड इंश्योरेंस, इसको समझने की जरूरत है कि अकाउंटिंग हम कर रहे होते हैं एज पर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो कर रहे होते हैं नॉर्मली 12 ईयर्स के लिए। ये मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था इसका थोड़ा सा डिटेल में। तो अगर आप अपने बिजनेस की इंश्योरेंस आपने करवाई हुई है और वो इंश्योरेंस 12 महीने की यूजली होती है, लेकिन आप उसको 1.5 साल की इंश्योरेंस जो है वो पे कर देते हैं, तो 12 मंथ्स की जो इंश्योरेंस है वो आपके एक्सपेंस में आ जाएगी। और जो बाकी आपने 6 महीने की एडवांस में पेमेंट की है ना उसको, जो कि अभी आपका एक्सपेंस इनकर नहीं हुआ था लेकिन आपने पे कर दिया, तो वो जो आपकी अमाउंट है वो आपकी प्रीपेड कहलाएगी कि आपने वो पैसे एडवांस में दे दिए हैं। वो आपका एसेट है, जब आप उसको इनकर होगी वो नेक्स्ट 6 मंथ्स में, जब वो इनकर होगा एक्सपेंस और जब आप उसको कंज्यूम कर लोगे उस एक्सपेंस को, तो वो आपका एक्सपेंस बन जाएगा और वो प्रीपेड इंश्योरेंस में से खत्म हो जाएगा। इसी तरह से आपका रेंट है, 12 महीने का रेंट आपने यूजुअली 1 साल में देना होता है, जिसके लिए जिस पीरियड के लिए आप अपने फाइनेंशियल्स को रिपोर्ट कर रहे होते हो, लेकिन आपने 2 साल का रेंट एडवांस में दे दिया, तो 1 साल का जो रेंट आपने एडवांस में दे दिया है वो आपका प्रीपेड रेंट में आ जाएगा। फिर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जिन चीज़ों का, जो चीज़ें आप रीसेल पर्पस के लिए बेचने के लिए खरीदते हैं वो आपकी इन्वेंट्री कहलाती है। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी एक नेगेटिव अकाउंट होता है कि एसेट में, मींस आपने एसेट लिया था तकरीबन कोई 1 लाख रुपए का, पहले साल में उस पर 10 हजार की डेप्रिसिएशन हुई, दूसरे साल में 10 हजार की हुई, तीसरे साल में 10 हजार की डेप्रिसिएशन हुई। तो आप अपने एसेट के जो ओरिजिनल अकाउंट है ना, आप उसको हिट नहीं कर रहे होते, उसको नहीं कम कर रहे होते आप, लेकिन एक आप अलग से अकाउंट बना लेते हैं जो कि एक कॉन्ट्रा अकाउंट के तौर पे यूज किया जाता है, जैसे हमने किया सेल्स रिटर्न्स का या परचेज रिटर्न्स का। तो ये इसमें जितनी भी डेप्रिसिएशन होती है ना आपके एसेट पे, वो सारी इसमें एक्यूमुलेट होती रहती है, इसलिए इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहा गया है। और ये आपके जब आपके एसेट की जो मेन ओरिजिनल अमाउंट होती है उसमें से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करके अपने एसेट्स की नेट बुक वैल्यू निकालते हैं। तो उसके बाद आते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स ये इस तरह के एसेट्स हैं जिसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, तो ये आपके सारे इंटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। जैसे आपका बिजनेस की वेबसाइट हो गई, आपका सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारे आपके इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। फिर नेक्स्ट आ गया नोट्स रिसीवेबल। नोट्स रिसीवेबल एक ऐसा फाइनेंशियल एसेट अकाउंट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है उस अमाउंट को जो कि एक कंपनी ने कह लें कि अ कंपनी इज इंटाइटल टू रिसीव फ्रॉम अनदर पार्टी, जो कि बेस होती है एक फॉर्मल रिटर्न प्रॉमिस पे। उस प्रॉमिस में आप क्या प्रॉमिस किया होता है आपने कि अ, ये अमाउंट है जो कि मैंने रिसीव करनी है, इस पे ये इंटरेस्ट मैं लूंगा और इस ड्यू डेट पे मैंने ये इसने मेच्योर होना और मैंने इसको रिसीव करना है। तो ये एक ये होता है नोट्स रिसीवेबल। फिर इसके बाद नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। आपने किसी दूसरे बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं जिस पे आपको इनकम अकाउंट में मैंने बताया था यहाँ पे कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉफिट्स वगैरह अगर उस पे या कोई डिविडेंड वगैरह रिसीव हो रहा होता है तो उसको आप वैसे डिविडेंड की जो डेफिनेशन है ना, डिविडेंड मींस प्रॉफिट ऑन शेयर्स। तो ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ये आपका एसेट होता है। फिर आ जाता है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। ये एक एडवांस अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। तो इसको मैं आपको डेफर्ड टैक्स का मुख्तसर सा ओवरव्यू ये है कि ये वो टैक्सेस होते हैं जो कि कंपनी ओवर पे कर देती है और जिसका वो राइट टू क्लेम रखती है फ्यूचर में।
ये डिफरेंसेस, ये ओवर पे होता क्यों है, ये डिफरेंसेस किस वजह से आते हैं, इसके ऊपर एक्चुअली एक पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IS 12, इनकम टैक्सेस। तो ये डिफरेंसेस अराइज होते हैं बेसिकली, जो अकाउंटिंग इनकम आपकी होती है और जो टैक्सेबल इनकम होती है, उसमें जब टेम्पररी डिफरेंसेस अराइज होते हैं तो उसकी वजह से ये जो डेफर्ड टैक्स की अमाउंट है वो, या दूसरी वजह इसकी ये भी होती है कि कुछ अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट्स होते हैं, या जो लॉस कैरी फॉरवर्ड्स होते हैं। ये थोड़ी एडवांस टर्म्स हैं जो कि एडवांस अकाउंटिंग में जब आप मे बी नेक्स्ट सेमेस्टर्स में जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो ये उसकी वजह से अमाउंट अराइज होती है। तो उसके बाद है गुडविल। गुडविल भी आपका एसेट है, आपने कारोबार किया, उसको आप मेहनत किया आपने उस पे, और उसको आप लेके चले गए, बुलंदियों पे लेके चले गए आपने उसको, ऐसी जगह पे पहुंचा दिया कारोबार को कि मींस उसकी जो एक्चुअल वैल्यू उसके एसेट्स की, सब चीज़ों की, जब आपने उसकी नेट वर्थ निकाली तो वो नेट वर्थ एक्चुअली उसकी वैल्यू बिजनेस की इन एक्चुअल उससे ज़्यादा है। तो वो जो इजाफी अमाउंट है वो बिजनेस की कहलाती है गुडविल। तो ये थे आपके एसेट्स अकाउंट। उसके बाद लाइबिलिटीज अकाउंट जो है, उसमें आ जाते हैं आपके नोट्स पेबल। जैसे मैंने नोट्स रिसीवेबल का बताया, बिल्कुल उसके ऑपोजिट नोट्स पेबल हैं। फिर क्रेडिटर और अकाउंट्स पेबल, जैसे मैंने ये बात की एसेट अकाउंट में डेटर्स और अकाउंट्स रिसीवेबल की, क्रेडिटर्स उसके बिल्कुल उल्ट हैं, जिससे आप चीज़ें परचेज करते हैं अपने क्रेडिटर्स से, तो उनको आपने एक फ्यूचर डेट में पेमेंट करनी होती है, वो आपकी लाइबिलिटी होती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट और प्रोमिसरी नोट और नोट्स पेबल में बेसिकली जो डिफरेंस होता है, जो इसका की डिफरेंसेस है ना, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में या किसी और लेक्चर में इसका एक टेबल बना के सारे डिफरेंसेस इसके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लें कि प्रोमिसरी नोट एक रिटर्न लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है, जो कि जिसमें कि एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि ये एक स्पेसिफाइड अमाउंट है जो कि मैंने दूसरी पार्टी को पे करनी है। उसके बाद आपका आ जाता है लोन पेबल। ये नाम से ही वाज़ह है कि अगर आपने किसी से लोन लिया हुआ है तो आपकी जिम्मेदारी है, आपने वापस करना है विद इन 1 ईयर। फिर अनअर्न रेवेन्यू, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा रेवेन्यू जो कि आपने अर्न नहीं किया, मीन्स कोई आपने सर्विस नहीं दी लेकिन आपको पैसे मिल गए हैं, उसकी फीस मिल गई है, तो ऐसी जो रेवेन्यू है उसको कहते हैं अर्न रेवेन्यू। और ये आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि जब तक आप रेवेन्यू अर्न नहीं कर लेते, आप इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज ए इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। और हो सकता है कि फ्यूचर में जो आपने ये एडवांस अमाउंट ली है, आपकी सर्विसेज किसी वजह से कैंसिल हो जाती हैं तो आपको ये अमाउंट वापस करनी पड़ जाती है, तो आप इसको अपने लाइबिलिटी में से रिमूव करेंगे एट दैट टाइम। तो फिर आ जाता है एक्रूड एक्सपेंसेस पेएबल। ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आप समझ लें कि ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इनकर हो जाते हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट आपको अभी तक बिल या इनवॉइस रिसीव नहीं हुई होती। मींस आपने एक पूरा महीना जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, आपने मंथली रिपोर्टिंग करनी है, तो आप उसके लिए उस मंथ के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को जो है वो एस्टिमेट करके बुक कर लेते हैं। और जो कि आपने उस ये उस मंथ से रिलेटेड होता है, मीन्स के वो एक्सपेंस आपका इनकर हो गया है, आपने कंज्यूम कर लिया, लेकिन अभी आपने पे नहीं किया क्योंकि आपको बिल रिसीव नहीं हुआ। तो ये आपकी एक लाइबिलिटी होती है कि आपने इसको, जब आपको बिल रिसीव होगा, इनवॉइस रिसीव होगी, तो आपने इसको पे करना होगा। अब बैंक ओवरड्राफ्ट, आपके बैंक में पड़े थे 5,000, आपको चाहिए थे 6,000, तो आपने बैंक से एक 1,000 पे उधार ले लिए, तो उसको आप कहते हैं कि
जितने आपके बैंक में पैसे पड़े थे उससे ज्यादा पैसे आपने बैंक से ले लिए वाया एन एग्रीमेंट, तो उसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर शॉर्ट टर्म डेट, ये आपकी लाइबिलिटीज होती हैं। लॉन्ग टर्म डेट लाइबिलिटीज होती हैं। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, जैसे मैंने आपको बताया था डेफर्ड टैक्स एसेट्स होते हैं, उसी तरह डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज भी होती हैं। ये वही IAS 12 में इनकम टैक्सेस का जो स्टैंडर्ड है, उसमें ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। अगर कभी मौका मिला तो इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह ज़रूर। फिर बॉन्ड्स पेएबल आ गए, ये भी आपकी लाइबिलिटी है। मॉर्गेज पेएबल, ये भी आपकी लाइबिलिटी होती है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स मीन ये इस तरह के डिपॉजिट्स होते हैं कि आपने कोई ली अपना, किसी को आपने रेंट पे जगह दी, उस रेंट पे जगह देने के एवज आपने उससे कोई 3 या 6 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट एडवांस में ले लिया। जो रेंट होता है, 3 या 6 महीने का एडवांस रेंट ले लिया एज ए सिक्योरिटी। तो वो आपने उसको, जब वो आपकी प्रॉपर्टी को वोकेट करेगा तो आपने उसको वो रकम वापस करनी होगी। तो इसको आप अपनी लाइबिलिटी में रखते हैं, ताकि जैसे ही ये फ्यूचर डेट में आपको ये पे ऑफ करनी पड़े तो आप इसको अपने लाइबिलिटी अकाउंट से रिमूव करेंगे। फिर ये मॉर्गेज का, अगर आपको नहीं है तो मैं मॉर्गेज को भी ज़रा एक्सप्लेन कर दूं आपको कि मॉर्गेज असल में, एक मॉर्गेज पेबल जो है वो एक लाइबिलिटी अकाउंट है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक ऐसी अमाउंट को कि जो एक कंपनी या इंडिविजुअल जो है वो अपने मॉर्गेज लोन पर पे करना होता है उसने। ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाती है और इसमें सिर्फ और सिर्फ आप रिकॉर्ड करते हैं आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बैलेंस मॉर्गेज का। जैसे आप कहते हैं ना गिरवी, तो मॉर्गेज का आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बैलेंस लेते हैं आप, इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते उसका, और ना ही अदर रिलेटेड कॉस्ट लेते हैं। तो ये थे मेन मेन सारे अकाउंट्स जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ से फर्दर हमारा जो है वो प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। हम जर्नल एंट्री क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद हम जर्नलाइज करने के बाद ट्रांजैक्शंस को लेजर्स बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस, जो कि बहुत ही इजी प्रोसेस है। सबसे मुश्किल यही चीज़ें थी, अगर मुश्किल ये लगती हैं आपको तो सबसे मुश्किल यही थी। बाकी आगे अगर ये वाला काम आप सारा कर लेते हैं तो आपके लिए आगे मजीद कोई काम मुश्किल नहीं रहेगा। तो आज के लिए इतना, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।